हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ऐसा क्यों है कि राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब के बच्चे आज भी इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और आप ताजुब करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एस्टोनिश होंगे यह जानकर कि आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वह ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स नहीं लिखते हैं। मेरा खुद का पीजी है एंड मैं बहुत साल से कोचिंग से पढ़ा रहा हूँ। तो पीजी के अंदर एक बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट है ना। उसने लिखा, अभी कांस्टेबल का एग्जाम था, मैंने उसको कहा कि तू एसआई का एग्जाम क्यों नहीं लिखता, सीपीयू का एग्जाम क्यों नहीं लिखता, दिल्ली पुलिस एसआई का एग्जाम क्यों नहीं लिखता। बोला सर इंग्लिश आती है उसके अंदर, है ना। तो अब आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, रीजनिंग में बड़े अच्छे हैं, जीके भी वो याद कर लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में आज भी पिछड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे पेडागोजी के ऊपर, पढ़ाने के तरीके के ऊपर, इवन कि बच्चों को कहां पर लैग रह जाता है और क्यों हमारा जो बच्चा है राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब का, वह पिछड़ा हुआ रह जाता है। आज आप देखेंगे तो कोई भी भाषा का जो हम पार्ट कर सकते हैं, जो हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है, वो 3 पार्ट्स में हम देखेंगे। पहला होता है आपके पेपर में जो पूछा जाता है, दैट इज रीडिंग। दूसरा जो होता है वो होता है आपका वोकैबुलरी, और तीसरा जो होता है वो होता है ग्रामर। राइट? अब आप देखिएगा कि रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आपके पेपर में जो आता है वह आता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। उसको लिखा रहेगा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। अब आप देखिए बच्चा, इन 3 के अलावा इन्हीं तीनों से आपका पेपर बनेगा। रीडिंग की हम बात करें तो रीडिंग वो आपकी कैसे चेक करते हैं? रीडिंग वो आपकी चेक करते हैं पैसेजेस से, या फिर वो चेक कर सकते हैं आपकी पैराजंबल से, या फिर वो आपकी रीडिंग चेक कर सकते हैं क्लोज टेस्ट से, कि आपको पढ़कर कितना समझ में आता है। अब वोकैब की अगर मैं बात करूं तो वह आपको दे सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, वह आपको दे सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वह आपके चेक कर सकते हैं फ्रेजेस, या फिर वो आपको दे सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मैं ग्रामर की बात करूं गाइस, तो ग्रामर में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? एरर, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरीके से आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं का पेपर में अलग अलग वेटेज रहता है। और आप यह जानकर बहुत ज्यादा अपॉल्ड होंगे कि किसी भी पेपर के अंदर जो वेटेज होता है वह इस पार्ट का सबसे कम होता है। अगर मैं सिर्फ टीचर्स के एग्जाम्स को छोड़ दूं, अगर कोई इंग्लिश का ही टीचर है और वह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का दे रहा है, जिसके अंदर इंग्लिश उसका खुद का पेपर है, तो अगर मैं उसको छोड़ दूं और बाकी सारे एग्जाम्स की बात करूं, तो उन सभी एग्जाम्स में जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके दिल्ली एसआई का हो, चाहे वो आपका सीजीएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, एनडीए का हो, एक्सवाई ग्रुप का हो, चाहे वो आपके क्लैट का हो, चाहे वो आपके कैट का हो, आईपी मैट का हो, सीयूईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एनआईएफडी का हो, है ना। नेट, एनआईएफटी एंड एनआईएफडी, है ना, फैशन डिजाइनिंग को पढ़ाया हुआ है। अब आप देखेंगे कि मेरे को ये सब कैसे पता? मैंने सारे इन कोर्सेज को पढ़ाया है। मैंने यूपीएससी को पढ़ा दिया, मैंने आरपीएससी को पढ़ाया, मैंने एसएससी पढ़ाया, मैंने बैंक पढ़ाया, सीडीएस पढ़ाया, आपके एक्सवाई ग्रुप पढ़ाया है ना। आई हैव टॉट मैक्सिमम ऑल। और मैंने किंडरगार्टन से लेकर मैंने आईएएस तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मैंने एक ही चीज देखी, एक तो क्या है कि जो कोचिंग वाले जो आपको बेवकूफ बनाते हैं कि यह सीडीएस का इतने का है और एनडीए का अगर आप कोर्स करते हैं तो आपका इतना हो जाता है, बैंक का इतने का और एसएससी का साथ में मिला के करते हैं तो इतने का हो जाएगा। गाइस, मुझे केवल इन 3 में मुझे अपने आप को अच्छा करना है। अगर मैं इन 3 में अच्छा हो गया, अगर मैं इन तीनों सेक्शन में अच्छा हो गया, तो आप मुझसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। गाइस, आज विराट कोहली जो है, विराट कोहली वो वनडे भी खेलता है, वह टेस्ट मैच भी खेलता है, वो टी20 भी खेलता है। मुझे बैटिंग करनी आनी चाहिए। अब आप मुझे किसी भी फॉर्मेट में खिलाओ। और आप क्या चाहते हैं गाइस, कि क्या आप टी20 के लिए अलग से कोचिंग करेंगे, क्या आप वनडे के लिए अलग से कोचिंग करेंगे, और फिर मैं टेस्ट मैच के लिए अलग कोचिंग करूं? नहीं। आज मुझे एक बार इंग्लिश आ जाए, मुझे पढ़कर समझना आ जाए, मुझे वोकैब कैसे याद करनी मुझे आ जाए, और मुझे ग्रामर के रूल्स कैसे समझने और उनको कैसे अप्लाई करना होता है, अगर मुझे ये चीज आ जाए, तो क्या मेरी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और क्या मैं वो सारे एग्जाम्स लिख पाऊंगा जिसके अंदर इंग्लिश आती है?
चाहे वो अब यूपीएससी का हो, चाहे मैं आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं एसएससी भी लिख सकता हूं, और अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं बैंक भी लिख सकता हूं। तो ये जो कोचिंग्स जो आपको बार बार ड्यूप करती है, ठगती है आपसे पैसा, और जो पेरेंट्स जो हैं वो बार बार एक ही चीज को पढ़ने के लिए, मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब क्या होता है कि आप देखिएगा जो ग्रामर है, अधिकतर कोचिंग्स वाले, हमें भी पहले मेरे को फोर्स किया जाता था व्हेन आई वाज इन वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग ऑफ राजस्थान, है ना। मैं जब राजस्थान की सबसे बड़ी कोचिंग में जब था, तब मैं सर को कई बार अपने जो ओनर थे उनको कहा करता था, और मैं ज्यादा फोकस करता था क्योंकि मुझे जब मैंने बैंक का पेपर देखा तो बैंक के पेपर में आपके रीडिंग पार्ट ज्यादा आता है, क्योंकि पैसेज 10 मार्क्स का आता था, आपके पैरा जंबल्स 5 के आते थे, और क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स का आता था, 5 मार्क्स के आपके एरर आते थे। तो आप देखिएगा कि 30 में से अगर केवल 5 मार्क्स की ग्रामर आ रही है, तो क्या मैं सिर्फ बच्चे को यह पढ़ा के भेज दूं उसके घर पर? होता तो यही था। आप भी देखेंगे कोचिंग्स में अधिकतर जो टीचर्स हैं या अधिकतर जो कोचिंग वाले वो क्या करते हैं, ये पूरा पार्ट पढ़ाते हैं नाउन से लेके कंजंक्शंस तक, और बोलते हैं कोर्स कंप्लीट। अब बच्चे का कोर्स टीचर्स की तरफ से तो हो गया, अब बच्चा जब एग्जाम में जाता है और देखता है कि उसके तो पैसेज आ रहा है, क्लोज टेस्ट आ रहा है, पैराजंबल आ रहा है, अब ये वो कैसे करे? ये इसकी कह देते ठीक है ये लो शीट्स प्रैक्टिस कर लेना। अरे भाई ये प्रैक्टिस तो मैं नेट से भी निकाल के कर सकता हूं। Why I have paid that much money to you? मैंने आपको किस चीज का इतना पैसा दिया? आज रीडिंग गाइस, जो बच्चों जिनको लगता है कि हमारी रीडिंग अच्छी है, हम रीडिंग कर पाएंगे, आई टेल यू, मेरे को भी जब 5 से 7 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल ऑफ इंडिया, एंड इवन इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया, सेंट जेवियर से मैं पढ़ा हुआ हूं। तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरी रीडिंग तो मैं पढ़कर समझ जाता हूं, लेकिन गाइस आई मस्ट टेल यू, ऐसा नहीं होता है। जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली होती है वो होती है रीडिंग के अंदर। क्यों? एक जो ग्रामर है, ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव स्टडीड ग्रामर इन आवर चाइल्डहुड। हमने अपने एल्मा मैटर्स में, अपने स्कूल के अंदर, हमने सभी ने अलग अलग एल्मा मैटर में हम पढ़कर आए हैं। मैं बीच में आपको ग्रामर का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का या टीचर्स का भी ऐसा मानना होता है कि मैं भाषा को तभी समझूंगा जब मुझे ग्रामर आएगी। आपको भी ऐसा लगता है कि आप तभी पढ़ के समझ पाएंगे जब आपको ग्रामर आएगी? तो गाइस, मैं सभी से वो प्रश्न पूछ लेता हूं। एक बार मैंने एक टीचर से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर अगर मुझे ग्रामर पढ़कर ही कोई भाषा समझ में आनी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझ की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझने की। अगर कोई मुझे भाषा, उसकी ग्रामर पढ़कर समझ में आएगी, तो एक बात बताइएगा स्टूडेंट्स, कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ और अगर मान लो वो अनपढ़ है, अगर मान लो वह अनपढ़ है, तो फिर उसको हिंदी समझ में ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसने हिंदी की व्याकरण तो पढ़ी ही नहीं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। और मजे की बात बताऊं बच्चा, आप लोगों को में से अधिकतरों को तो हिंदी की क ख ग भी सही क्रम से पूरी नहीं आती। ऑन दी अदर हैंड हमें इंग्लिश की एबीसीडी सही क्रम से आती है, लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती समझ में हिंदी समझ में आती है। तो भाषा को समझने के लिए, और हाँ मजे की बात, जितनी मुझे उसकी ग्रामर आनी चाहिए, जितनी मुझे इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए समझने के लिए, उतनी मुझे ग्रामर आती है। मुझे पता है कि इज लगा हुआ है तो वर्तमान की बात कर रहा है, और वॉज लगा है तो वो भूतकाल की बात कर रहा है, और विल लगा है तो भविष्य की, इतना तो मुझे पता ही है। और आई यू वी दे ही शी इट, ये भी मुझे पता है। तो फिर भी मुझे पढ़कर समझ में क्यों नहीं आता? क्या उसके लिए वोकैब जिम्मेदार है? नहीं, ये भी नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया तो, और आप भी हाँ करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वाक्य लिया और आपने उसको पढ़ा, उसके अंदर जो कठिन वर्ड था आपने उसको डिक्शनरी में देख लिया, लेकिन फिर भी अभी आपको वह एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता है। तो मुझे रीडिंग के लिए क्या जरूरी है? क्या मुझे वोकैब और ग्रामर आ जाने से मैं समझ पाऊं? ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? यह चीज जानने के लिए जब हम रीडिंग के पार्ट पर आएंगे कि रीडिंग को हम पढ़कर समझते कैसे। और सी गाइस, आज मैं आपको एक और चीज बताता हूं, रीडिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आज सभी को न्यूज़पेपर पढ़ना है, सभी स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। पढ़ना सबको है, ये आप सब जानते हैं, और टीचर्स भी आपको कहते हैं बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। अब
पढ़ूं तो सही, लेकिन मुझे पढ़कर सारा समझ में नहीं आता। अब जब मुझे पढ़कर चीजें समझ में नहीं आती तो मैं उस न्यूज़पेपर को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। और इसीलिए स्टूडेंट्स बेचारा कोशिश करता है न्यूज़पेपर पढ़कर समझने की, लेकिन वो 2 दिन कोशिश करता है, टीचर से पूछता है मुझे समझ में नहीं आया, टीचर कहेगा पढ़ो और समझो। अरे अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं पढ़ूं और समझूं? अरे पढ़कर समझ में ही तो नहीं आ रही है, और बार बार पढ़ लेने से भी मुझे समझ में नहीं आती। आई गिव यू अ सेंटेंस, आप बताइएगा मुझे कि अगर आप इसको पढ़कर समझ गए हैं तो दिस इज द हार्डेस्ट ऑफ द ऑल, दिस इज द हार्डेस्ट ऑफ द ऑल, टू क्लोज द ओपन हैंड out of love and to be modest as a giver। अब इसमें अगर आप देखेंगे गाइस तो इसमें आपको कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी लग रही है? इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट, सिर्फ एक ये मॉडेस्ट जो है यह आप में से कईयों को डिफिकल्ट लग सकता है कि मॉडेस्ट का मतलब क्या हुआ। तो मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूं। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र रहना, बैलेंस्ड रहना। अच्छा, क्या अगर मैं अब आपको इसकी ग्रामर बता दूं, है ना, कि यह वर्तमान का सेंटेंस है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, यह एडजेक्टिव है ना, दैट इज हार्डेस्ट आ रखा है ना, तो ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये प्रोनाउन है, जो भी है ना। तो अगर मैं आपको ऐसे बता दूं तो क्या आप ये इस वाक्य का मतलब समझ जाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि आप इससे समझ पाएंगे। मैं बता देता हूं कि यह एक इंपेरेटिव वर्ब है, यह आपके फिर आर्टिकल है, ये ओपन जो है वो एडजेक्टिव है, हैंड जो है नाउन है। तो क्या आप इसे समझ पाएंगे? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं वाक्य को? मैं वापस बोल देता हूं, दिस इज द हार्डेस्ट ऑफ द ऑल, टू क्लोज द ओपन हैंड आउट ऑफ लव एंड टू बी मॉडेस्ट एज अ गिवर। तो क्या आप इसको समझ गए? नहीं समझे? मैंने आपको इसका जो हार्डेस्ट, जो डिफिकल्ट वर्ड था इसके अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी वोकैब की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और ग्रामर की भी हो गई। तो क्या आप इसको पढ़कर समझ गए? नहीं। तो अगर अब आप इसको पढ़कर नहीं समझे तो फिर प्रश्न वैसा का वैसा ही है कि मुझे पढ़कर समझने के लिए क्या चाहिए, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो मैंने जो आपके लिए एक रील बनाई थी कि पेडागॉजी, पेडागॉजी क्या होती है गाइस? पेडागॉजी का मतलब होता है पढ़ाने की कला का जो अध्ययन होता है। आप देखेंगे जब आप लजीज पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी की कक्षा के अंदर लॉजीज, है ना, लॉजी का मतलब ही क्या होता है? अध्ययन। तो अध्ययन का मतलब हो गया स्टडी, तो पेडागॉजी होता है पढ़ाया कैसे जाए उसकी स्टडी। तो आज जब हम बात करते हैं गाइस, अधिकतर टीचर्स जो मैंने कोचिंग्स के अंदर मैंने एक्सपीरियंस करा है, दैट एवरीबडी सेज कि तुम पढ़ो और उसको समझो। अरे मेरे को पढ़कर समझ में ही तो नहीं आ रहा, और जब मुझे पढ़कर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। और यह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ये कहते हैं कि हमें सब कुछ पढ़कर समझ में आता है। अगर आपको सब कुछ पढ़कर समझ में आता है, मेरे को आज 18 साल मैंने स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी, मैंने बताया सेंट जेवियर से पास आउट हूं, एंड उसके बाद 16 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 17 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। तो इट इज लाइक मैंने अगर 35 साल अंग्रेजी पढ़ ली, और मुझे उसमें कहने में अब आज भी कोई शर्म नहीं है कि मैं आज भी कई बार कुछ लाइनें होती हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ी सी या समझने में, पढ़ना तो सबको आता है, हम पढ़ तो लेते हैं, अभी मैंने सेंटेंस लिखा आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको समझने में कई बार हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और मुझे भी कई बार प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे पास एक मेथड है जिस मेथड को मैं अप्लाई करके मैं उसको समझ लेता हूं। और जब आप भी अगर वो मेथड सीख लेंगे, है ना, क्योंकि होता क्या है, यदि कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती तो मेरे लिए बोरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको कहूं कि एक मूवी है और वो ऑस्कर विनिंग मूवी है, लेकिन आपको वो चाइनीज में देखनी पड़ेगी, तो आप उसको कितनी देर देख पाएंगे? हो सकता है आप उसको 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें, लेकिन यदि मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही, मूवी समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको 15-20 मिनट बाद बंद कर दूंगा। यस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद द स्टूडेंट्स। जब उनको कहा जाता है कि आपको यह न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई बता ही नहीं रहा कि तुम्हें पढ़कर समझना कैसे है।
एवरीबडी टॉक्स, एवरीबडी टेल्स कि तुम लो और इसको पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा, पढ़ो तुम इसको समझ में आएगा। अरे बार बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, आई हैव टू अप्लाई अ मेथड, राइट। सिर्फ दौड़ने दौड़ने से मैं उसेन बोल्ट नहीं बन सकता, मुझे कुछ मेथड भी लगाना पड़ेगा, या नहीं? या सिर्फ मैं दौड़ूं और मैं उसेन बोल्ट बन जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे कुछ मेथड भी लगाना पड़ेगा। और क्या वो मेथड सिर्फ मैं अपनी ग्रामर अच्छी कर लूं तो समझ में आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जो हमारी समझ होती है वह ग्रामर से उत्पन्न नहीं हो रही है। ग्रामर मुझे सिर्फ बाद में छोटी मोटी कोई हेल्प कर सकती है, अदरवाइज समझ जो है वह ग्रामर या वोकैब के अधीन नहीं होती है, वह एक मेथड होता है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं जब हम रीडिंग की बात करेंगे गाइस, राइट। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी के सेक्शन की, कि वोकैबुलरी हम कैसे अच्छी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया पेडागोजी की मैं बात कर रहा था, पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने की कला का अध्ययन, राइट। तो आज जब हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स के सामने दो चीजें आती है, जो मैंने आपको अपनी रील के अंदर बताया भी था, एक आपको चीज समझनी है और एक आपको चीज याद करनी है। और ये जो दोनों ही क्रियाएं हैं, मजे की बात है कि ये दोनों ही इनवॉलेंटरी होती हैं, ये दोनों ही अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो कि आपके वश में नहीं है। ना तो आप किसी चीज को जानबूझ के समझ सकते, ना ही आप किसी चीज को जानबूझ के याद कर सकते, आप केवल प्रयास कर सकते हो, राइट। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिमेंबर, क्योंकि वोकैब इज रिलेटेड टू रिमेंबर, ये तो है आपके रीडिंग का, तो समझना है उसमें, और ये है वोकैब याद करने का। अब अगर हम देखेंगे तो क्या केवल एक ही मेथड है क्या हमारे पास, जो कन्वेंशनल, जो पुराने, पिछले मेरे दादा भी ऐसे याद कर रहे थे, मेरे पिताजी भी ऐसे याद कर रहे थे, मैंने भी ऐसे ही याद करा। तो अब मैंने सोचा है ना, जब मैं 5-7 साल से मैं पढ़ा रहा था, और जब 5-7 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तब मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था कि मैंने एक वर्ड लिख दिया जोवियल, जिसका मतलब होता है हैप्पी। अब मैं इसके सिनोनिम लिखता था, है ना। सिनोनिम हो गया आपके एक्सटैटिक, आपका इलेटेड, आपके जुबिलेंट, आपके मर्थफुल, आपके ग्ली, आपके हेलिसियन, हेल्सियन, अब आपके फेलिसिटी, आपके जॉली, डिलाइट, जॉन्टी। अब ऐसे में वर्ड्स लिख देता था और मैं इसके एंटोनिम्स भी लिख देता था, और वो बच्चे कॉपी कर लेते थे, और बच्चे बड़े खुश कि सर ने हमें वाओ इतने सारे वर्ड बता दिए। अरे फिर बाद में मुझे पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा, है ना, कि वो भी 7 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये जो वर्ड है उसके जो मैंने सिनोनिम्स लिखे और जो एंटोनिम्स मैंने लिख दिए, ये बच्चा तो खुद घर पे बैठ के लिख सकता है। डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होंगे, इससे ज्यादा ही वर्ड्स बता देगा। तो वह इतनी दूर जो चलकर आया बच्चा मेरे पास, उसने जो इतना पैसा दिया, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये तो बच्चा खुद ही कर सकता है। तब मेरे को लगा, मैंने थॉट करा, आई थॉट एंड आई, मैंने खुद ने अपना एक प्रोसेस बनाया, है ना। मैंने अपनी पेडागोजी पे काम करा, बिकॉज टीचिंग इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज गाइज, सिर्फ नॉलेज नहीं होती है, टीचिंग अपने आप में कला है ना। और कला है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो कि अभी मिसिंग है। टीचर्स कभी बात नहीं करते हैं, आज अधिकतर टीचर्स इसी मेथड पे चल रहे हैं। कुछ एक टीचर्स मैंने देखे जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा अपना मेथड लेकर आते हैं, एंड इट इज, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मेथड सबसे अच्छा है, नहीं, मेरा बिल्कुल ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि मेरा ही मेथड सबसे अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है कि क्यों आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स या पेरेंट्स इवन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेडागोजी, की पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। आज एवरीथिंग हैज बिकम स्मार्ट, सब कुछ चीजें स्मार्ट हो गई हैं, आपकी गाड़ियां स्मार्ट हो गई, आपके फोन स्मार्ट हो गए, आपकी क्लासरूम्स स्मार्ट हो गए, लेकिन क्या पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ? नहीं, हमारा पढ़ाने का तरीका आज भी वही 50 साल पुराना चल रहा है। ग्रामर के रूल लिखवाए, बच्चे को रटवाए। और ग्रामर की भी अगर मैं बात करूं तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा आयरॉनिकल है, जिसपे मुझे बहुत बार हंसी आती है कि आप देखिएगा, जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, जब मुझसे कोई बच्चे आते हैं, जब मेरी ग्रामर की पहली क्लास होती है, दूसरी क्लास जब हम होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तब मैं अधिकतर बच्चों से कहता हूं, मैंने कहा बच्चा लोग, आज आप लोगों का सबसे जो एक्लीज हील्स है ना, जब हम बात करते हैं इन तीनों सेक्शन की, रीडिंग की, वोकैब की
और ग्रामर की। जब मैं इन तीनों की बात करता हूं, मैं बच्चों से पूछता हूं कि आपके इन तीनों में से कौन सा जो सेक्शन है जो कि आपका अकिलीज हील्स बना हुआ है। अकिलीज हील्स बना हुआ है मतलब आपका कमजोर एक्लीश हील्स, है ना। एक्लीश हील्स, एक्लीश कौन था? एक्लीश वॉज अ वॉरियर, जिसकी मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। वैसे मैंने सुनाई है दुर्योधन के वध के टाइम पे, आप सुन लीजिएगा। एक्लीश हील्स, ये आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं एक्लीश हील्स, है ना। एक्लीश हील्स में पूछता हूं बच्चों से कि तुम्हारा इन तीनों में से एक्लीश हील्स क्या है, तो वो कहते हैं सर ग्रामर। तब मैं उनको कहता हूं, मैंने कहा बच्चा लोग, आप सभी ने अपने अपने एल्मा मैटर्स में 12 साल पढ़ी। अब अपना कॉमन सेंस लगाइएगा कि हम 12 साल कहां पढ़ते हैं, उसी को हम एल्मा मैटर कहते हैं। एल्मा मैटर इज स्कूल और कॉलेज, है ना। तो अब मैं उनको कहता हूं कि तुम सभी, मान लो 50 बच्चे हैं कक्षा में, और मैंने कहा कि तुम सब ने अपने अलग अलग एल्मा मैटर में यह चीज पढ़ी है। अब तुमने जब ये अलग अलग एल्मा मैटर में अलग अलग टीचर से ग्रामर पढ़ ली, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम में से किसी को समझ में नहीं आया? तो क्या सारे टीचर्स खराब थे? मतलब 50 बच्चे, 50 अलग अलग स्कूल, 50 अलग अलग टीचर्स, सारे टीचर्स खराब, और आप कोचिंग में आए हो तो मतलब हम सबसे बेस्ट हैं। और मजे की बात क्या है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सोचिएगा कि 12 साल आपने स्कूल्स में पढ़ा, आपको वह समझ में नहीं आया, और कोचिंग में आप 3 महीने 6 महीने पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हम ऐसा कोई मोजो करेंगे, कोई जादू करेंगे कि जब आपको 12 साल में वो चीज समझ में नहीं आई, 3 महीने में और 6 महीने में आप उसके अंदर धुरंधर बन जाएंगे? कैसे? या तो हम सबसे बेस्ट है ना, और स्कूल वालों ने एकदम बेवकूफ टीचर रख रखे हैं? नहीं। द प्रॉब्लम इज, उन सभी टीचर्स के अंदर एक कॉमन चीज थी कि उनके जो पढ़ाने का जो तरीका था, जो उनकी पेडागॉजी थी, दैट वाज नॉट करेक्ट, एंड दैट वाज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कन्वेंशनल मेथड। जिस मेथड से मेरे बाप दादा पढ़ते आए हैं, वह उसी मेथड को वापस फॉलो करते आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, नोबडी टॉक्स अबाउट कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, कि कैसे टीचर्स को अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करना चाहिए, या हमें यह जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। आज आपने देखा होगा सरकारी टीचर्स का भी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, लेकिन सरकारी टीचर्स का जो लेवल है वो अपन देख ही चुके हैं। उनके ऊपर आपने रील्स देखे हैं, मीम्स देखे कि उनको स्पेलिंग्स नहीं आती, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। एक और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा पीजी है, पीजी में एक बच्चा आया, बच्चा तो क्या था, मेरी सी उम्र के ही थे भाई साहब, वह तैयारी कर रहे थे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड टीचर की, है ना। एंड एक दिन हम ऐसी छत पर बैठे हुए थे, एंड मौसम अच्छा हो रहा था, तो वो भी बैठा हुआ था, और पीछे जो एसी के आउटलेट होते हैं ना, वो लगे हुए थे बाहर, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, मित्सुबिशी का आता है एक, उस पर ही लिखा हुआ था उसके आउटलेट पर। अब आप ताज्जुब करेंगे कि वह व्यक्ति जो 34-35 साल का है और वह तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड टीचर की, उसने मुझसे पूछा कि सर ये मिस्टर सलीम के कौन से एसी आते हैं। अब आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड। मैंने कहा है मिस्टर सलीम? मैंने कहा भैया ये स्लिम है ना। अब मैंने सोचा यार ये तैयारी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो आगे जाके कैसे बच्चों को तैयार करेंगे। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बच्चों को तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, बच्चों को तो अपने एंडेवर्स लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि टीचर्स को भी अपने कुछ एंडेवर्स लगाने चाहिए, टीचर्स को भी अपना कुछ नया तरीका लेकर आना चाहिए, चाहे वह रीडिंग के ऊपर हो, चाहे वह रिमेंबर। देखिए, टीचर्स हम 2 काम बहुत जरूरी करते हैं, जैसे कि आपने रील्स में देखा होगा कि बच्चा समझेगा अपने आप ही, बच्चा को याद भी चीजें अपने आप ही होगी, लेकिन टीचर का भी तो कुछ योगदान है ना। वो आपके पास इतना पैसा देकर आ रहा है, इतनी उम्मीदों से आ रहा है। अगर मान लो आज बच्चे लोग, जब आप किसी डेमो में जा रहे हैं, बच्चा भी थोड़ा बेवकूफ है। क्यों है बच्चा बेवकूफ? कि बच्चा देखता नहीं है। आज मान लो बच्चा अगर किसी क्लास में जा रहा है, और अगर उसको जीके की क्लास है मान लो, और जीके का टीचर आपको चलो लिखे आप इन बॉडी पार्ट्स के श्रृंगार को ये कहते हैं, आप लिख लो। अरे ये तो मैं नेट पे भी कर लूंगा, मैं तेरे पास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर गांव से आया हूं, तो ये चीज जानने के लिए ये तो मैं खुद कर लूंगा। हाँ, तू मुझे याद करवा सकता है तो बता। तो इसीलिए कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी किस्सों में चीजों को डालते हैं। तो वो टीचर अपनी मेहनत कर रहा है और उन्होंने अपनी खुद की पेडागॉजी इजाद
करी, उन्होंने खुद ने एक पढ़ाने का जो अपना तरीका उसके ऊपर अध्ययन करा और उन्होंने उसके ऊपर काम करा। लेकिन आज भी जो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और इतने सारे जो बच्चे हैं और वो जाए जा रहे हैं, तो क्या वह यूजफुल है? और पेरेंट्स का पैसा लगाए जा रहे हैं और एक ही चीज को बार बार पढ़ने के लिए। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपको कंसेप्ट्स की बात की जाए, कंसेप्ट्स होते हैं समझने और समझाने के, इसके लिए तो मुझे टीचर चाहिए ऑफ कोर्स, है ना, कि लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं खुद भी पढ़ के समझ सकता हूं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब कोई टीचर पढ़ाने वाला है तो मैं स्वयं पहले पढ़ के जाऊं और फिर मैं उसके साथ उनका डिस्कशन करूं। एक जो मेरे को स्टूडेंट्स की तरफ से जो कमी लगती है कि जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं वो है क्वेश्चन आंसर्स। खैर आजकल वो करे भी कैसे, आजकल मैं देखता हूं कि जो कोचिंग्स हैं उसके अंदर बच्चों की संख्या आप देखिए 1500, 1000 बच्चों का एक बैच, 500 बच्चों का एक बैच। आप देखिए 500 बच्चों और 1500 बच्चों के अंदर बैठकर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा कैसे कोई प्रश्न पूछेगा? बच्चा तो वैसे बेचारा शर्म के मारे बचपन से उसने प्रश्न नहीं पूछे, और बच्चे ने प्रश्न पूछने बंद क्यों कर दिया? आपको यह भी जानकर ताजुब होगा। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है कि बच्चों ने प्रश्न पूछने बंद कर दिए? इसके लिए भी जिम्मेदार हैं पेरेंट्स और टीचर्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने कई बार उनको डांट दिया, क्योंकि इंसान की आदत क्या होती है, एक इंसान कभी भी ये नहीं चाहता कि वो किसी के सामने बेवकूफ दिखे। उसको तो ये लगता है कि नहीं 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 मुझे तो सब आना चाहिए। तो पेरेंट्स से भी जब बच्चे कोई सवाल पूछ लेता है, मान लो कि मैंने अपने पिताजी से पूछा हो बचपन के अंदर कि पापा बताइए फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, और पिताजी को नहीं पता, तो पिताजी क्या कहेंगे? भाग जाए यहाँ से, मेरे को अपना काम करने दे, फालतू के प्रश्न मत पूछ। अब बच्चे ने तो पूछा लेकिन ये फालतू का प्रश्न नहीं था, अब पापा को नहीं पता तो उन्होंने हो सकता है मुझे डांट दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे पता पड़ गया कि अच्छा प्रश्न नहीं पूछना है। फिर मान लो मैं कक्षा में गया स्कूल के अंदर, अब मैंने स्कूल में भी प्रश्न पूछे, अब टीचर्स भी मैंने देखा है, और ये तो मेरे खुद के बचपन में देखी हुई चीज है। और कई बार है ना, अगर मान लो मैंने टीचर से कोई प्रश्न पूछा और टीचर को नहीं आता, क्योंकि हमने क्या मान लिया है टीचर है तो उसको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी आज इतने साल हो गए इंग्लिश पढ़ते हुए, तो आई एम नॉट द शेक्सपियर, है ना, डिक्शनरी के सारे वर्ड्स मुझे थोड़ी ना याद है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता होगा। हाँ, जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उनसे मुझे ज्यादा आना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो अब बच्चे को क्या करते हैं, टीचर से अगर किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा तो टीचर्स के बेटा बैठ जा, है ना, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, कक्षा के बाद पूछना नहीं। गाइस, ये टीचर्स को एक सजेशन है ना, ये टीचर को क्या सजेशन है? अगर आपने कभी आइंस्टाइन को पढ़ा हो तो आइंस्टाइन ने कहा था नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन, है ना, एंड स्टूपिड इज नॉट द वन हु आस्क्स क्वेश्चन, स्टूपिड इज द वन हु डज नॉट आस्क क्वेश्चन। बेवकूफ वो नहीं है जो प्रश्न पूछ रहा है, बेवकूफ वह है जो प्रश्न नहीं पूछता है, जो ये मान के बैठा है कि मुझे तो आ गया, ही इज स्टूपिड। तो गाइस, एक बार मुझसे मेरी कक्षा के अंदर बड़ी कक्षा चल रही थी और एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया कि सर आई के साथ एम क्यों आता है। अब उस समय मुझे भी नहीं पता था, है ना, आज से कोई 10 साल पहले की बात है। अब स्टूडेंट ने पूछ लिया, अब मैंने भी वही करा जो सारे करते थे, बिकॉज उस समय तक मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी कह दिया बैठ जाओ, फालतू का क्वेश्चन मत पूछो, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। बट वह एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि क्यों आई के साथ एम लगाया, जब उन्होंने ही के साथ इज और यू के साथ आर लगाया, तो उन्होंने आई के साथ एम क्यों लगाया? इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा, और ग्रामर तो बताती भी यही है ना, रूल्स, कि इसके साथ ही के साथ हैज क्यों आएगा और यू के साथ हैव क्यों आएगा, ये हमें ग्रामर बता रही है ना गाइस। ग्रामर नहीं बताया ना, ही सिंगुलर है इसलिए आया और हैव प्लूरल, यू प्लूरल है इसलिए हैव के हैव आया, तो एम भी तो कुछ रीजन रहा होगा। अब इंसान क्या करता है, जब उसको नहीं पता होता है तब भी वो ऐसे जवाब देता है, बैठ जाओ, कक्षा के बाद पूछना, बाहर पूछना, अभी नहीं, ये नहीं, है ना। तो गाइस, कभी भी अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसको कभी डांटिए मत, है ना। इट शुड बी रिलेटेड टू स्टडीज। हाँ, ये नहीं कि सर आपकी शादी हो गई क्या, सर आपके कितने बच्चे हैं, ये फालतू के क्वेश्चन है। बट इफ अ स्टूडेंट इज आस्किंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, क्योंकि होता क्या है, मान लो मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूं और बच्चे ने नाउन का क्वेश्चन पूछा, मैं टेंसेस पढ़ा रहा हूं, बच्चे ने लेकिन नाउन का क्वेश्चन पूछा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस बच्चे को उसी समय उसका प्रश्न हल करूं, क्योंकि मेरा यह अनुभव है एज अ स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी, कि अगर मान लो बच्चे के मन में कोई प्रश्न आया
और मैंने अगर मान लो उसको सॉल्व नहीं करा तो बच्चा वहीं अटक गया है और मैं आगे जा चुका हूं, क्योंकि हमारा जब प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है हमें, तब हम उसी पे अटके रह जाते हैं, भले टीचर कितना आगे चला जाए। तो गाइस ये सभी एक टीचर से रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट्स को भी कि टीचर्स कृपया आप करके जितने भी बच्चे जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो उनका हैंड टू हैंड जवाब दें। एंड स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। एक कक्षा जो होती है वहां पर टीचर केवल अब जो पढ़कर आया है या जो टीचर ने समझा है या टीचर को जितना पता है वो आकर वहां पे उल्टी कर दे, इसके लिए कक्षा नहीं होती है कि मैं आया और मैंने रामायण बांच दी और अपन चले गए। नो, आस्क क्वेश्चंस, है ना। आप प्रश्न पूछेंगे तभी आपको चीजें पता पड़ती है, तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम बात करते हैं कंसेप्ट्स की तो टीचर का काम है उनको समझना और समझाना। अब मेरा प्रश्न है कि जब बच्चा अपने आप पढ़ेगा और टीचर उसको समझाएगा तो टीचर का काम क्या होता है, किसी भी टॉपिक को इतना सरल करता जाए कि वो स्टूडेंट के लेवल तक आ जाए और वो समझ जाए। जैसे कि हमने गणित में देखा था कि जब हमें बताना था कि जोड़ गुना बाकी होते क्या है, तब आपने देखा होगा टीचर्स कैसे बताते थे कि बेटा तेरे पास 4 चॉकलेट्स है, तूने 2 इसको दे दिया, तेरे पास कितनी बची। तो उसने अपने लेवल कितना गिराया, इतना गिराया कि जिससे कि मैं समझ पाया। फिर उन्होंने बाद में अपना लेवल और करा, फिर वो उंगलियों पे लेकर आए, इस पर आए। क्या अब हम ऐसा करते हैं? नहीं। लेकिन एक बार चीज को समझने के लिए तो हमें अपना लेवल स्टूडेंट के बराबर लाना पड़ता है और यही काम होता है टीचर का, राइट, कि मैं अपने लेवल को इतना लाऊं और फिर मैं उसको अपने लेवल तक लेके जाऊं। फाइन। एंड टीचर और मास्टर में भी गाइज यही फर्क है। आई एम अ टीचर नॉट दी मास्टर, है ना। मास्टर क्यों नहीं हो पाते अपन? मास्टर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा जो लेवल है वो सिर्फ स्टूडेंट से ऊपर है, बट आई एम नॉट ऑन द टॉप, है ना। मैं सिर्फ ये नहीं है ना कि आई एम द शेक्सपियर, मुझे इंग्लिश का सब कुछ पता है, इंग्लिश मैंने बनाई है, ऐसा किसी में भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर बोर्न एज अ लर्नर एंड वी डाई एज अ लर्नर। इंसान जो है वह पैदा सीखते हुए होता है, मरता भी सीखते हुए। नोबडी इज परफेक्ट, और कोई परफेक्ट भी नहीं होता है। तो जब हम बात करते हैं रीडिंग की, मैंने आपको बताया जब हम रीडिंग की क्लासेस देखेंगे तब हम देखेंगे कि पढ़कर समझा कैसे जाता है, और समझने के लिए सिर्फ आपको ग्रामर या वोकैब की जरूरत नहीं है कि सिर्फ आपने ग्रामर और वोकैब से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखा था ऐसा नहीं होता, हमें कुछ और एक चीज चाहिए जो हम मिसिंग करते हैं और जो टीचर्स भी आपको नहीं बताते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रामर की, ग्रामर इज समथिंग Why we still lag in grammar? हम ग्रामर में आज भी क्यों लैग कर रहे हैं? चाहे वह इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उनकी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो क्या सारे टीचर्स खराब थे? नहीं, उनका तरीका थोड़ा सा गलत या डिफरेंट रहा होगा जिससे कि बच्चा नहीं समझ पाया या उसके दिमाग में वो चीज नहीं बैठी। तो उसके लिए मैं लेकर आऊंगा आपके लिए ग्रामर की गीता, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो हम बात करेंगे, जब हम वोकैब की बात करते हैं, वोकैब के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें कैसे इसको याद, क्योंकि वोकैब इज अबाउट बाय हार्टिंग। आपको एक और मजे की बात बताता हूं कि वोकैब को ना तो हम लर्न करते, ना हम वोकैब को रिमेंबर कर पाते। वोकैब हमेशा की जाती है बाय हार्ट, क्योंकि लर्न का मतलब होता है सीखना, और वोकैब सीखनी नहीं है आपको। रिमेंबर का मतलब होता है जो पहले ही मेरे दिमाग का ऑलरेडी सदस्य है उसको वापस से दोहराना, उसको वापस से दोहराना। लेकिन वो पहले बार मेरे दिमाग का सदस्य बनेगा कब? जब वह मुझे बाय हार्ट होगा। और मजे की बात है कि यह मेरे वश में भी नहीं है, इट्स एन इनवॉलंटरी वर्ब। यह मेरी एक अनैच्छिक क्रिया है जिसको मैं जानबूझ के नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे याद करके बताइए कि आज से 17 दिन पहले आपने क्या खाया था या क्या पहना था, तो आप में से अधिकतर वो मुझे नहीं बता पाएंगे कि आपने क्या खाया था या क्या पहना था। लेकिन यदि मैं कहूं आपको कि आप मुझे बताइए कि आपने इस बार दिवाली वाले दिन क्या पहना था और क्या खाया था, वो आपको याद होगा। तो क्या आपने उसको रटा था? नहीं, वह आपके बाय हार्ट है। तो इसीलिए जो टीचर्स जो याद करवाते हैं, जो फैक्ट्स याद करवाते हैं, वोकैब याद कराते हैं, या कुछ भी ऐसा डेटा जब वो स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को याद करना है, कोशिश करिए कि वह किसी कहानी किस्से में हो जिससे कि स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो सके। अब बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, और हम वोकैब के अंदर वही कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मेथड लेकर आया हूं कहानी किस्सों से, जिससे कि वर्ड्स आपको क्या हो सके, बाय हार्ट।
आपके दिल को छू जाए। कहानियां हमें ज्यादा याद रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोसेस रहा है ना, चीजों को याद करवाने का, वो हमेशा कहानी किस्सों से ही रहा है। चाहे वो जातक कथाएं रही हो, चाहे वो हमारी मॉरल साइंस की कुछ कहानियां रही हो, चाहे वो महाभारत और रामायण हो। महाभारत रामायण से वो कहानी सुनाना नहीं है उनके पीछे का पर्पस, वो आपको कुछ देना चाहते हैं लेकिन कहानियों के माध्यम से। इसी चीज को फॉलो करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया था वोकैब की महाभारत और वोकैब की भागवत कथा जो अभी चल रही है ना। अभी मेरे को बीच में एक चीज बनानी सूझी, क्योंकि मेरे को लगा कि बच्चा लोग क्यों अंडरस्टैंड और जो रिमेंबर है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और क्यों आज के टाइम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स बात नहीं करते हैं पेडागोजी की, कि हमें पढ़ाने के ऊपर भी बात करनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ाना उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए और नए नए तरीके लेकर आने चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे वीडियोस जो कुछ अलग अलग तरीकों से लेकर आते हैं, बट मैक्सिमम टीचर्स दे आर नॉट वर्किंग। एंड इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो व्हाट डू वी कॉल भविष्य है, और जो पेरेंट्स हैं उनका पैसा है वो खराब होता है। फाइन। तो इसी थॉट के साथ कि हम सब मिलकर एक काम करेंगे हमारी पढ़ाने की कला और पढ़ने की कला के ऊपर भी, जिससे कि हम एक उज्जवल भविष्य दे पाए हमारे युवाओं को, और वह भी अपने जो ये इंग्लिश की एक बाधा है मैं उसके अंदर आपके साथ हूं, जिसकी कि हम अपन साथ में मिलकर करेंगे। और ये तीनों पर ही मैं आपके ऊपर काम करने वाला हूं, रीडिंग, ग्रामर एंड वोकैब। और अगर आपने तीनों काम कर लिए गाइस, तो उसके बाद इंग्लिश का कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो XY ग्रुप का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, आप सभी क्लियर कर सकते हैं अगर आपने इन 3 सेक्शंस पे काम कर लिया। अगर आपने पढ़ना सीख लिया, अगर आपने वोकैब सीख ली, और अगर आपने ग्रामर कैसे की जाती है इन सब का मेथड सीख लिया। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन भागवत कथा के अंदर वोकैबलरी, और जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैं ग्रामर की गीता। विद दैट थॉट, थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय।